हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग मैथ की पेडागोजी को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। मैथ की पेडागोजी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 2011 से लेके 2019 तक के। हम लोगों ने क्वेश्चन को मिक्स क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ईयर वाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ईयर वाइज क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं मतलब अब 2021 में, मतलब जो हम लोग 2021 में हम लोग ईयर वाइज भी क्वेश्चंस को कर लेंगे। एक बार मैं मिक्स क्वेश्चन आप लोगों को करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। और कुछ क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं और कुछ बनाए हुए भी क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इन्हें देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी जिन्होंने तैयारी ज़्यादा नहीं किया है, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। 30 दिन बहुत अच्छे से अगर आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा। और यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन आज का हमारा, पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। तो आज हम लोग मैथ की पेडागोजी के एमसीक्यू सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सी टेट का मतलब जो भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सी टेट के लिए, आपके लिए सी टेट में यूज़फुल होगा और एमपी टेट में यूज़फुल होगा। और मैथ पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक दो क्वेश्चन यूपी टेट में आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा यूपी टेट वगैरह में मैथ पेडागोजी के आते नहीं हैं। लेकिन हाँ, अदर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो जहाँ पर मैथ की पेडागोजी आती हो, आप उसके लिए यहाँ से देख सकते हैं और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप यहाँ पे कर सकते हैं। और मेरा नाम तनु शुक्ला है, आप लोग जैसा कि जानते ही हैं। और 200 से ज़्यादा एमसीक्यू हम लोग मैथ के करने वाले हैं और ये पार्ट 9 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 80 प्रश्नों को किया है, ठीक है। 80 प्रश्नों को हम लोगों ने प्रश्नों को कर लिया है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे तो 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत जल्द हम लोग अपना टारगेट पा लेंगे कि हम लोग 200 से ज़्यादा एमसीक्यू मैथ के कर लिए होंगे। और मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को ईवीएस का कंटेंट वाला वीडियो चाहिए? तो अगर आप लोगों को ईवीएस के कंटेंट वाला वीडियो चाहिए तो बहुत, अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट उसके लिए कर सकते हैं। और संस्कृत की पेडागोजी में मैं संस्कृत के क्वेश्चन पेपर अरेंज कर रही हूँ। अगर क्वेश्चन पेपर अरेंज हो जाएंगे तो मैं मतलब टाइपिंग उसकी हो नहीं पा रही है, तो संस्कृत की पेडागोजी की अगर क्वेश्चन पेपर हमें मिल जाएंगे तो उससे मैं आप लोगों को पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर सकती हूँ। और संस्कृत के लिए तो आप लोग खुद ही अपनी अंडरस्टैंडिंग बुक्स को पढ़ के बनाएंगे तभी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पे 2 पैसेज को सॉल्व करना है संस्कृत के। तो इसके लिए अभी से आप लोग अगर संस्कृत को पढ़ने का हैबिट डालेंगे तो हो जाएगा उतने समय तक, ठीक है। तो अभी तक हम लोग पार्ट 9 पे पहुंच चुके हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु में निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? किसकी सहायता से युग्म बनाता है? विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, या इनमें से कोई भी नहीं। गणित शिक्षण में मतलब कि मैथ पेडागोजी में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सभी को पता है, मतलब कि हम लोग मैथ पेडागोजी को कर रहे हैं और उसके हिसाब से मैथ की पेडागोजी में हम लोग देख रहे हैं कि गणित पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? विषय वस्तु को एकत्रित करके, या फिर संगठित करके, या व्यवस्थित करके, या इनमें से कोई भी नहीं। तो विषय वस्तु का युग्म हम जब बनाते हैं तो उसको संगठित करके बनाते हैं, ठीक है। चीज़ों को एकत्रित कर लेने से, जैसे कि आप लोग अगर पीडीएफ की डिमांड करेंगे तो आप लोग बहुत सारा पीडीएफ लेके अपने आप में स्टोर कर लेंगे, अपने मोबाइल में स्टोर कर लेंगे, लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं। तो एकत्रित करने से कुछ खास होता नहीं है और व्यवस्थित करने से भी कुछ खास नहीं होगा, बल्कि हम अगर चीज़ों को एक वेल मैनर में ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, संगठित करेंगे, तभी हमें किसी चीज़ की उपयोगिता प्राप्त हो पाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु में निम्नलिखित में से किसकी सहायता से युग्म बनाते हैं? तो वो संगठित करके, जो पाठ्य पुस्तक को संगठित करके युग्म बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? निम्नलिखित में से गणित पाठ्यक्रम के उपागम क्या है? पहला है कि क्रिया केंद्रित उपागम, दूसरा है कि अनुभव केंद्रित उपागम, तीसरा है विषय वस्तु केंद्रित उपागम, या फिर चौथा है कि यह सभी। तो निम्नलिखित में से गणित पाठ्यक्रम के उपागम मतलब जो होता है एक नियम होता है, ठीक है। उपागम मतलब नियम होता है। तो गणित पाठ्यक्रम में जो नियम है वो कैसे है? क्रिया केंद्रित उपागम है, अनुभव केंद्रित है, विषय वस्तु केंद्रित है, या उपयुक्त सभी है? तो हम सभी को पता है
है कि गणित जब पढ़ाया जाता है, गणित की जो पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अनुभव के आधार पर सीखी जाती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और विषय वस्तु केंद्रित भी होता है पाठ्यक्रम, तो जो पाठ्यक्रम की उपागम है वो विषय वस्तु केंद्रित भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीनों पॉइंट जो है वो सही है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हमारा बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या नहीं है। ठीक है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं पर फोकस करना है कि बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण को पैदा करना, बच्चों के चरित्र का विकास करना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि गणित हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना है, लेकिन यहाँ पे दोनों जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि गणित मतलब पूछा जा रहा है प्रश्नों में कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन है कि बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण को पैदा करना, तो आप सभी को पता है एनसीईआरटी में पहली बात यही लिखी गई है कि गणित पाठ्यक्रम के बारे में अगर बात किया जाएगा तो बच्चों के माइंड का गणितीकरण कर देना, बच्चों की सोच में गणित को शामिल कर देना, यही बात किया गया है। बच्चों में गणित पढ़ाने का सबसे बड़ा महत्व यही होता है कि बच्चों के अंदर तार्किक दृष्टिकोण को पैदा कर दिया जाए। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है और हमें नेगेटिव की तरफ जाना था, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। और दूसरा अगर हम देखें कि बच्चों के चरित्र का विकास करना, ठीक है, बच्चों के चरित्र का विकास करना, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के चरित्र का विकास करना हर एक सब्जेक्ट का मोटो होता है, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उसका एक मोटो ये होता है कि बच्चों के चरित्र का विकास किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये दोनों नहीं होगा तो फिर सी भी नहीं होगा, अगर सी भी नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो डी बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वर्तमान पाठ्य पुस्तक का दोष है। ठीक है, वर्तमान पाठ्य पुस्तक के क्या दोष हैं। पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, विषयों में सहसंबंध का अभाव, लचीलेपन का अभाव, उपर्युक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे हम सभी को पता है, मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो हमारे पाठ्यक्रम है, जो हमारा मैथ का पाठ्यक्रम है, कोई भी पाठ्यक्रम हो, यहाँ पे एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन जो है आपको किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी में देखने को मिल सकते हैं। कहीं पर लिखा होगा कि वर्तमान में गणित पाठ्यक्रम के क्या दोष हैं, तो आप देखेंगे कि पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, तो ऐसा हम लोग देखते ही हैं कि पुस्तकों पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्रैक्टिस करवाने पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पे पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, तो ये पाठ्यक्रम का दोष है। तो आप सभी को पता है दोष के बारे में पूछ रहा है, नेगेटिव पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, तो पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, तो ये बिल्कुल सही है कि ये हमारे पाठ्यक्रम का दोष है। हम लोग पेडागोजी में कितनी भी मतलब एथिकल बातें कर ले कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन हम अपने रियल लाइफ में क्या देखते हैं कि नंबर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, पाठ्य पुस्तक पर जोर दिया जाता है, रटने पर जोर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप सुपर टेट की ही बात ले लें कि अगर कहा जाए कि अगर मार्क्स पे जोर नहीं दिया जाता तो आप लोगों ने क्यों बनाया कि 97 नंबर पे ही पर जनरल का कट ऑफ जाएगा, या फिर मतलब इतने नंबर पाएंगे तभी हम पास होंगे, नहीं तो नहीं पास होंगे। नंबर का अपने आप में महत्व होता है, प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, पेडागोजी के मामले में नंबर का, पुस्तकीय ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता, ज़्यादा महत्व नहीं होता। वो पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव में रखे जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप रियल लाइफ में देखकर चलो तो वहाँ पे आपको सुपर टेट में आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके बाद जो आपने डिप्लोमा किया या फिर बीएड किया, उसके बाद आपका सुपर टेट के मार्क्स जुड़ेंगे। ठीक है, तो इतने ज़्यादा ही मतलब हर जगह मार्क्स 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 करके ही है। तो लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो मार्क्स का कितना ज़्यादा महत्व है, और स्पेशली सुपर टेट जो दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत। तो वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष जो है वो पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, पेडागोजी के मामले में ये एक दोषी है। तो ये बिल्कुल मतलब ये इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन भी सही है। दूसरा देखें तो विषयों में सहसंबंध का अभाव, तो बहुत सारा पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाता है कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से लिंक नहीं हो पाता है, तो ये भी अपने आप में सही पॉइंट है कि ये हमारे पाठ्यक्रम का दोष हो सकता है, सही है। और अगला है कि लचीलेपन का अभाव, मतलब फ्लैक्सिबल नहीं है, हमारा पाठ्यक्रम जो है वो फ्लैक्सिबल नहीं है। इस सब्जेक्ट की बातें उस सब्जेक्ट में चली जाए, थोड़ी बहुत इस सब्जेक्ट की बातें उस सब्जेक्ट में आ जाए, मतलब फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है सर आजकल के पाठ्यक्रम में, मतलब जो भी वर्तमान में हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें। तो ये बात भी सही है, मतलब एकदम सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम एक तरीके से देखेंगे तो हमारा तीनों ऑप्शन जो है वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है उपर्युक्त सभी हमारा जो आंसर बनेगा वो सही होगा। ठीक है, तो हमें पेडागोजी में थोड़ा सा एथिकल ज़्यादा होना पड़ता है कि हमें बच्चों को एकदम बहुत अच्छा मानना है, जो भी कमी है वो टीचर में हो सकती है लेकिन बच्चे में कभी कोई कमी नहीं हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमें देख के चलनी होती है।
आप कोई भी पेडागोजी सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में गणित शिक्षण के साथ-साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ-साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की भी आवश्यकता होती है। छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए या फिर छात्रों को वार्षिक परीक्षाएँ उत्तीर्ण कराने के लिए या फिर छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए या फिर छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो हम सभी को पता है कि कक्षा में गणित शिक्षण के साथ-साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की जो आवश्यकता होती है वो क्यों होती है? छात्रों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराने के लिए। अगर जो परीक्षा होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट हो गया, मासिक टेस्ट हो गया गणित की, तो ज़्यादातर बच्चों में अधिक से अधिक बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए होते हैं। और छात्रों को अगर अगर आप इससे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, पहला तो दूसरा नहीं होगा और पहला भी हो सकता था, लेकिन दूसरा जो है वो ज़्यादा बेटर है, तीसरा जो है वो ज़्यादा बेटर है कि छात्रों को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो उनकी जो कमजोरियाँ हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएँगी। तो यहाँ पे इसलिए ये जो सी ऑप्शन है वो ए ऑप्शन को समाहित कर लेता है अपने में। लेकिन जो डी ऑप्शन है, आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ इसको लेकर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, तो जो छात्रों की गणित विषय के प्रति अगर हम रुचि बढ़ाना चाहेंगे तो हम उसे एक्टिविटीज़ के थ्रू, खेल के माध्यम से या फिर मतलब ग्रुप एक्टिविटी, प्रोजेक्ट वर्क ये सब करवाएँगे, तब बच्चे जो है वो मैथ में रुचि ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों से टेस्ट लेने के लिए कहते हैं, आप लोग खुद ही अपने आप को इमेजिन करो, अगर कि जब आप छोटे जब थे तो मतलब छोटे थे या इंटरमीडिएट तक अगर टेस्ट होता था तो मतलब हर दिन लोगों का एकदम मतलब टेस्ट देने का मन किसी का नहीं होता कि टेस्ट होगा, नंबर कैसे आएँगे, क्लास में क्या पोजीशन होगी, क्या होगी, मतलब इससे हमारा पढ़ने में रुचि नहीं बढ़ता, बल्कि एक तरीके से हमारे अंदर डर होता है, भय होता है, मतलब ये सब चीज़ें हमारे अंदर आने लगती हैं, तो उससे रुचि नहीं बढ़ता हमारा। तो टेस्ट लेना जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराने के लिए और स्पेशली मैथ में तो इसीलिए होता है, ठीक है? तो अगर हम छात्रों की रुचि उत्पन्न करेंगे तो हम रियल लाइफ एक्टिविटीज़ से उसे जोड़ेंगे, तभी रुचि जो है वो पढ़ने में उत्पन्न हो सकती है। और अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है? ठीक है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या ज़रूरी है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बताना, या फिर सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, या फिर अधिकतम सूत्रों को याद करना। तो याद करना तो मैथ में बहुत नेगेटिव है, वो तो नहीं होगा। बहुत जल्दी सवालों को हल कर लेना, तो बहुत जल्दी कुछ सवालों को हल कर लेना गणितज्ञ की विशेषता हो सकती है। सवालों की उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, मतलब कोई अच्छा अगर गणितज्ञ है, कोई जिसको मैथ का अच्छा नॉलेज है, वो मतलब जल्दी-जल्दी सवालों का उत्तर दे लेता है। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में भी मतलब उसका तरीका भी अलग होता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप सबसे बेस्ट की तरफ जाएँगे तो पहला ऑप्शन होगा कि सभी अवधारणाओं को समझना, मतलब मैथ के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे बहुत अच्छे से समझना और उसे मतलब जहाँ ज़रूरत पड़े उसे लागू कर लेना और उसमें संबंध बना लेना। तो ये जो है वो ज़्यादा ब्रॉड ऑप्शन को समाहित किए हुए है अपने में, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है ज़्यादा सही है। ऐसा नहीं है कि बी और डी दोनों गलत है, गलत नहीं है अपने आप में, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप सीटेट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपके ऊपर लिखा होता है कि सबसे पहले ही लिखा होता है कि आप जो पहले लिखा होता है सबसे सुटेबल आंसर की तरफ जाएं, और सी टेट में सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर वही होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को समाहित किए होता है अपने में, जो ज़्यादा ब्रॉड जिसकी एरिया होती है। तो पहला ऑप्शन है वो ज़्यादा ब्रॉड एरिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग नहीं है। गणित की पाठ्य पुस्तक का कौन सा आवश्यक अंग नहीं है? पहला है कि अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, दूसरा है कि अवधारणाओं की क्रमबद्धता, तीसरा है कि अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि अवधारणाओं को स्पष्ट करना गणित की बहुत बहुत बड़ा विशेषता होती है, बहुत बड़ा अंग होता है कि कोई भी अगर मैंने टॉपिक पढ़ा, ठीक है, जैसे कि मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा या फिर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा, तो मेरा अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाया और कॉन्सेप्ट ही अगर अवधारणा ही मेरी नहीं बन पाई उसके बारे में कुछ, तो अगर मैं कितना भी पढ़ लूँ उसको उसके क्वेश्चन में मैं नहीं कर पाऊंगी। तो यही जो होता है अवधारणाओं को का स्पष्टीकरण, नंबर सिस्टम ही हो गया। नंबर सिस्टम को ही अगर हम देखें तो अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे क्लियर नहीं होंगे तो हम उसके क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो मैथ में अवधारणाओं का स्पष्टीकरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है और हमें नेगेटिव की तरफ जाना है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। अगला देखिए अगर हम कि अवधारणाओं की क्रमबद्धता, तो हम सभी को पता है कि मतलब अवधारणाओं की क्रमबद्धता होती है मैथ में। जैसे कि जब हम छोटे होते हैं तो पहले हमें नंबर पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके बाद हमें टेबल पढ़ाए जाते हैं, फिर एडिशन पढ़ाया जाएगा, सबट्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई, डिवीजन, फिर उसके बाद मुझे फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा। मतलब चीज़ें ऐसे एक क्रम से चलती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज मैं कोई चैप्टर पढ़ रही हूँ तो फिर मैं आज मैं बच्चों को 1-2 पढ़ा रही हूँ, कल मैं बच्चों को कुछ और पढ़ाने, मल्टीप्लाई पढ़ाने लग जाऊँगी, ऐसा नहीं है। मतलब एक क्रम से हमें चलना होता है, बच्चों मतलब अवधारणाओं की क्रमबद्धता भी होती है, ठीक है। तो ये आवश्यक अंग होता है गणित का।
ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अगला अगर हम देखें कि अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, जो भी अवधारणाएं होती हैं उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। तो ये तो एनसीईआरटी की लाइन ही है कि कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ाया जाए उसे उसके रियल लाइफ से जोड़ दिया जाए। तो जो अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, मतलब जैसे मैंने कि बच्चों को आज एडिशन सिखाया क्लास में, तो वो अपने रियल लाइफ में भी उसे यूज़ कर पाए। तो ये भी जो होता है वो मैथ का आवश्यक अंग होता है। गणित शिक्षण की पाठ्यपुस्तक का, गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग ये भी होता है। तो ये भी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ढूंढना है। तो नेगेटिव यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हमारा तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि इनमें से कोई नहीं जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, पहली बात तो आप लोगों को मैंने बताया है, एक ट्रिक बताया है, मतलब ट्रिक नहीं बोल सकते उसको, मतलब एक तरीका बोलते हैं कि 90% केसेस में वो आंसर हमारा सही हो जाता है। कौन सा आंसर सही होता है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब की बात कर रही हूँ, समझ में आ रहा है तो आप अपने समझ के हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। लेकिन हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि हाँ मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या आंसर लगाऊँ, इसमें 2-3 आंसर में सही लगते हैं, तो आप ना सबसे बड़े वाले ऑप्शंस की तरफ जाओ। वहाँ पे 90% केसेस में चांसेस होते हैं कि वो सही हो जाते हैं सीटेट में। ठीक है, तो गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक है? घटनाओं में प्रवीणता या फिर अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन के द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने। ठीक है, करने की, ये सूत्र याद करना तो होगा नहीं, हल को याद करना तो कभी होगा ही नहीं। यहाँ पे दो बात है कि घटनाओं में प्रवीणता, मतलब घटाना में प्रवृत्ता होगा, घटनाओं नहीं होगा, घटाना में प्रवृत्ता। तो गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्तियों के घटाना में प्रवृत्ता, मतलब ये सब कोई सटीक बात है नहीं। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। मतलब किसी को अगर घटाने में प्रवृत्ता हासिल कर लिया, मतलब बहुत अच्छे से घटाना कर सकता है। घटाना मतलब वही जो माइनस कर बहुत अच्छे से कर सकता है अगर वो। तो यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक की बात ना की जाए तो ऐसा कोई भी ऑप्शन आप हमेशा आराम से काट सकते हैं। तो जिसमें एक कोई विशेष टॉपिक की बात की गई, जैसे कि यहाँ पे घटाना की तो कोई बात चली नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती यहाँ पे घटाना वर्ड को जोड़ दिया गया, तो वो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। याद करने वाला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन मेथड से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन है। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप सबसे बड़े ऑप्शन की तरफ चले जाए। लेकिन सबसे बड़ा ऑप्शन वाला आप तभी यूज़ करें जब आपको एकदम ही समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने नॉलेज का यूज़ करिए। नॉलेज का यूज़ हो रहा है जब तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड पे जाइए। एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपको 90% केसेस में सही आंसर देता है। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तब आप अपने बड़े छोटे के हिसाब से जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे अमूर्त चिंतन करना और तर्क संगत विवेचन के द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करना, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित की प्रकृति और संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं नहीं है। ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है? गणित की प्रकृति और संरचना में निम्नलिखित में से विशेषताएं कौन सी नहीं है? गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता, गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है, गणित की भाषा सांकेतिक है, या फिर गणित के निष्कर्ष निश्चित और तर्क संगत होते हैं। तो गणित की प्रकृति और संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, नहीं है यहाँ पे देखना है हमें। तो पहले तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो नेगेटिव लग नहीं रहा। लेकिन अगर आप बी को देखेंगे कि गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत की भाषा है। समुच्चय जो है वो समुच्चय सिद्धांत की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पे किसी विशेष टॉपिक की बात की नहीं गई। ठीक है, यहाँ पे किसी विशेष टॉपिक की बात नहीं की गई, तो यहाँ पे हम विशेष टॉपिक को हम क्यों लेके आ रहे हैं बीच में? यहाँ पे समुच्चय सिद्धांत का क्वेश्चन में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन में समुच्चय सिद्धांत को ला दिया गया। यहाँ पे अगर त्रिकोणमिति लिख देता या फिर ज्योमेट्री लिख देता या फिर अलजेब्रा लिख देता या फिर अर्थमेटिक लिखता, कुछ भी लिखता, तो हमारा यहाँ पे आंसर वो गलत होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करके बात की ही नहीं जा रही है, इसलिए हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव आंसर को ढूंढना था। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये आंसर नहीं होगा हमारा। और गणित की भाषा सांकेतिक होती है, सही बात है, क्योंकि संकेतों में, गणित में बहुत सारी चीज़ें जो है संकेतों के माध्यम से लिखी जाती हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सब चीज़ें संकेत ही होती हैं।
तो यहाँ ये भी नहीं होगा। और अगला है कि गणित के निष्कर्ष निश्चित और तर्कसंगत होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि गणित में ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख दिया जाता है। उसके जो भी कंक्लूजन निकलता है, जो भी उसके निष्कर्ष निकलते हैं, वो तर्कसंगत होते हैं, अपने आप में निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम 3 में 5 जोड़ देंगे तो वो 8 होगा, वो आज मैंने जोड़ा तो 8 हुआ, तो आपने जोड़ा तो अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने भी जोड़ा तो भी वो वही आंसर आएगा, एक निश्चित आंसर आएगा। आपने जोड़ा तो भी आएगा, किसी और ने जोड़ा तो भी एक निश्चित आंसर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन भी आंसर हमारा नहीं होगा, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अगले लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, हम इसे देखते हैं कि गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, जो मतलब जो भी ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये सब जो हो गया, और ये डिवीज़न हो गया, तो जो भी गणित में संक्रियाएं होती हैं, गणना एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणना और सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रिया है, मानसिक है, मौखिक है, लिखित है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम सभी को पता है कि गणित की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो मानसिक होती है, ठीक है। मौखिक भी करते हैं तो भी अपने माइंड का यूज़ करते हैं, लिखते हैं भी हैं तो भी हम अपने माइंड का यूज़ करके ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज हम लोगों ने 90 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब पिछले 9 वीडियो, मतलब अभी तक हम लोगों ने 9 वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हों और आप लोगों को लगता है कि सीटेट के लिए आपको हमारे चैनल के कंटेंट से कुछ भी फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग हमारे चैनल से और हमसे जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।